सर मैं स्वागत कर रहा हूं आपको नंदीघोष टीवी में। पहले ये रशिया यूक्रेन वार क्यों शुरू हुआ सर? देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध के दो बिंदु हैं। पहला, ऑयल स्ट्रैटेजी। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ऑयल का लेवल नीचे होता जा रहा है, रूस विश्व का ग्लोबल राजा बनना चाहता है ऑयल के सप्लाई में। उसकी दृष्टि लगी हुई है नॉर्थ पोल पे, आर्कटिक ओशन पे, और उसकी दृष्टि लगी हुई है कि यूक्रेन के माध्यम से फोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 बिछा के जर्मनी तक गैस सप्लाई करने का। तो यदि ऐसा होता है तो जर्मनी काफ़ी हद तक रूस के साथ उसकी जो आर्थिक संबंध है वो अच्छा हो जाएगा। तो नाटो कमज़ोर, यदि जर्मनी धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ाएगा रूस के साथ तो नाटो के साथ दूरी घटेगी। ये उसका चिंता का विषय है अमेरिका और नाटो का, कि वो भी घबराया हुआ है। तो यदि रूस 50% यूरोप का जो गैस सप्लाई है 50% मीट कर रहा है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए तो यूरोपियन यूनियन तो बहुत माने में डिपेंड करता है रूस पे। तो क्या ये रिश्ता टूट सकता है? ये तो ऑयल स्ट्रैटेजी है। तो ऑयल एक बड़ा मुद्दा है। रूल ग्लोबल राजा बनना चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता कि वो ग्लोबल राजा बने, और यूक्रेन के माध्यम से वो रूस को चुनौती देना चाहता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है खतरा, थ्रेट अप्रिसिएशन, थ्रेट परसेप्शन। रूस समझता है कि यदि यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है, अमेरिका के गिरफ्त में आता है, तो खतरा उसके द्वार पे खड़ा हो जाएगा। ये उसको कतई बर्दाश्त नहीं है। नाटो और यूरोप और अमेरिका समझते हैं कि यदि यूक्रेन पे कंट्रोल कर लिया रूस ने, तो खतरा यूरोप के दरवाजे पे खड़ा हुआ। तो कोई नहीं चाहता है कि खतरा उसके दरवाजे पे रहे, वो चाहता है खतरा दूसरे के दरवाजे पे रहे। तो ये जो थ्रेट का, ये जो भय है ना, खतरे का भय कि मेरे दरवाजे पे खतरा ना हो, खतरा मुझसे दूर हो, ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। और इसमें यूक्रेन एक बलि का बकरा बन रहा है। और अमेरिका ने और नाटो ने उसको तो चढ़ावा दे दिया कि चढ़ जा एकदम चढ़ जा, जो बिहार में कहावत, चढ़ जा बेटा बांस पे तो चढ़ा दिया, लेकिन सीढ़ी जो है खींच लिया। देखुले सर, यदि रियली यूक्रेन एक स्केप गोट बन गया तो 11 दिन के बाद, आज सबसे जो अहम मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध को लेके, 11 दिन के बाद इजराइल और रूस के बीच में जो बातचीत शुरू हुआ है, इसको लेकर सर क्या बताएंगे? इसका स्ट्रैटेजी क्या है सर? देखिए, पहले तो रूस की स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहता हूँ, फिर इजराइल से बात करूँगा। रूस की स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से जेलेंस्की को गद्दी से हटाओ। आपको याद होगा कि 2014 तक प्रेसिडेंट थे यानुकोविच, उसको वो प्रो रशियन थे। जब कुछ लोग चाहते थे कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने या यूरोप से उसकी दोस्ती और गाढ़ी हो, ये कुछ लोग चाहते थे। प्रेसिडेंट कोविनुच तो वो को नहीं चाहते थे, तो विद्रोह हुआ और उस प्रेसिडेंट को हटा दिया। इतना जनक्रांति हुई, तो जनक्रांति में तो कोई राजा ठहर नहीं सकता, उसको कोविनुच को हटा दिया गया और प्रेसिडेंट जेलेंस्की प्रेसिडेंट बने। इनकी जो सोच है, इनकी नज़दीकियां हैं इसके साथ, अमेरिका के साथ और नाटो के साथ। एक और मैं बिंदु पे बहुत बोलने जा रहा हूँ, जो मेरा ख्याल है पब्लिक डिबेट में, मीडिया में नहीं आ रहा है, कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका के कहने पे 13 केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का लैब चला रहे थे गोपनीय तरीके से, और उसके लिए अमेरिका और नाटो उनको राशि दे रहा था, धनराशि। और उन्होंने एश्योरेंस दिया था, सांत्वना ये दिया था अमेरिका को कि ये आपका जो फंक्शनिंग है 13 बायोलॉजिकल वॉरफेयर का लैब का, ये पब्लिक डोमेन से बाहर रहेगा, कोई ऑफिशियल मॉनिटरिंग नहीं होगा। सर थोड़ा संक्षेप में बताइए, ये जो बायोलॉजिकली वारफेयर यूक्रेन चला रहा था, ये बायोलॉजिकली वारफेयर क्या है, और पब्लिक को जानना ये बहुत जरूरी होता है सहज भाषा में। और इसको अमेरिका और नाटो यूक्रेन में क्यों चलाया था सर? पहली बात यह है कि अमेरिका और नाटो इसलिए यूक्रेन में ये बेस चुना क्योंकि यदि वो अपने देश में चलाते हैं, आप जानते हो कि प्रजातंत्र, वहाँ की जनता जनार्दन कितना मजबूत है। यदि वहाँ
पब्लिक डोमेन में, मीडिया में आ जाए कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर का लैब चल रहा है। अब देखिए ये जो कोरोना कोविड हुआ, क्या हुआ, चाइना में एक लीक किया वुहान लैब से, आज पूरा विश्व 2 साल से पूरा विश्व तबाह है। तो यदि वो लैब से किसी तरह से लीक हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। वो ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते दूसरे घर में पंगा हो, दूसरे घर में कष्ट हो, जो खतरा हो मेरे घर में नहीं हो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम खतरा मोल लो। सवाल पर तो ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो राष्ट्र के पिता तुल्य हैं, सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं, क्या वो अपने जनहित का बहिष्कार करके पैसे के लालच से इस तरह का काम कर सकते हैं और एश्योरेंस देते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये नहीं आएगा, ऑफिशियली मॉनिटरिंग नहीं होगी इस चीज़ की। तो अभी 2020 में मिस्टर पुतिन ने मिस्टर जेलेंस्की को बोला था, या तो अभी अब 13 लैब आप डिस्ट्रॉय करो, ख़त्म करो, बर्बाद करो, या तो मैं बर्बाद करूँगा। और उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो सर ये जो सवाल हमने बात बीच में रुका दिया था, तो ये क्या बताएंगे, इजराइल और रूस का जो बैठक चल रहा है, ये बातचीत को लेकर स्ट्रैटेजिकली क्या बताएंगे आप? देश का एक सुनामधन्य स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस्ट है। देखिए थोड़ा और मैं रशियन स्ट्रैटेजी पे टिप्पणी करूंगा, फिर इजराइल पे आऊँगा। रूस चाहता है जेलेंस्की को गद्दी से फेंकना। रूस की उतनी ख्वाहिश नहीं है कि पूरा भौगोलिक क्षेत्र कंट्रोल में आए। रूस की, मेरा ख्याल है कि रूस की सोच है कि कीव से लेके ब्लैक सी तक एक पैरेलल ड्नीपर रिवर क्रॉस करके दक्षिणी दिशा से उत्तरी तरफ एडवांस करके कीव पे चढ़ाई करो, कीव को जीत लो और यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट दो। जो पूर्वी हिस्सा है उसमें तो प्रो रशियन लोग हैं ही, वो तो डोनेट्स्क और लुहांस्क वो तो रशियन हैं ही, प्रो रशियन। तो वो क्षेत्र रूस से मिल जाए या इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, तो उसमें रूस को बफर स्ट्रेट मिल जाएगा, जो रूस चाहता है कि हमको बफर जोन चाहिए यूरोप के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा है ये फेज़ 1 में करेगा, दूसरा फेज़ में कहेगा कि चलो अब वेस्टर्न जो यूक्रेन है उसको भी हम निगल जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि 2014 में क्रीमिया को निगल गया ना, रूस ले लिया। तो ये उसकी स्ट्रेटजी है। अब आते हैं इजराइल और की बात मिस्टर पुतिन से। मेरा ख्याल है कि इजराइल का भी कुछ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि विश्व में शांति हो सकता है कि अमेरिका इशारे पे, क्योंकि अमेरिका समझ रहा है कि स्थिति अब बिगड़ रही है और जो उसकी छवि है उसमें बहुत बड़ा गिरावट आ रहा है, ये अमेरिका समझ रहा है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वो शांति हो और अमेरिका चाहता है कि शांति हो, और शांति के लिए इजराइल के कंधे से वो फायर करना चाहता है और चाहता है कि इजराइल इनिशिएटिव ले, पहल करे, कंडीशंस, पुतिन के कंडीशंस के को सामने रखे, बातचीत करे और उसका समाधान ढूंढे। तो सर एक सवाल मेरा रह गया जो मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो। अभी जेलेंस्की का स्ट्रैटेजी सर क्या है, जेलेंस्की क्या चाहता है, थोड़ा संक्षेप में सर बताइए। मिस्टर जेलेंस्की की स्ट्रैटेजी ये है कि पहला चीज़ तो उन्हें ये एहसास हो गया है कि वो धोखा उनके साथ हुआ है। बार बार कह रहे हैं नाटो सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कर रहा है। नाटो, यदि हम बर्बाद हो तो नाटो भी बर्बाद होगा। तो ये खतरे का ये संदेश दे रहे हैं नाटो को और अमेरिका को कि आप गलत जा रहे हो, आप मेरा हाथ नहीं पकड़े तो आप भी कष्ट में आओगे। रूस बहुत बड़ी शक्ति है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ है कि वो जानते हैं कि हार तो निश्चित है, लेकिन अब वो छवि का सवाल हो गया है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं, संदर्भ में बना रहना चाहते हैं। यदि उन्होंने हार मान ली तो उनका तो पॉलिटिकल डेथ है। हार नहीं माने तो हीरो इमेज बना रहे हैं कि देखा मैंने टफ फाइट दिया, देखा मैंने रूस की चुनौती स्वीकार की। वो बार बार टीवी पे आके चाहे यूरोपियन यूनियन को एड्रेस कर रहे थे टी शर्ट पहन के, आपको पता होगा। तो वो दिखाना चाहते हैं कि मैं हीरो हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं युद्ध करूँगा, मुझे कोई फिक्र नहीं कि मैं हारूंगा जीतूंगा, लेकिन मैं तो युद्ध करूँगा। तो ये जो हीरो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं, संदर्भ में बने रहना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति आई,
अभी तो गद्दी से हट जाएंगे, तो भविष्य में भी वो कम बैक करें, फिर प्रेसिडेंट बनने की कोशिश में संदर्भ में रहें। तब साहब मेरा आखिर सवाल है आपसे नंदी घोष टीवी के लिए। 11 दिन सार हो गया, रूस चाहता था ये युद्ध 2 दिन में खत्म कर देगा, 1 दिन में खत्म कर देगा। 11 दिन के बाद भी रूस ये युद्ध को जीत नहीं पाया। ये रूस के लिए बड़ा फेल्योर है क्या, और इसको युद्ध को जीतने के लिए इतना रूस को टाइम क्यों लगा सर? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि टाइम क्यों लगा, और फिर मैं बताऊंगा कि मिस्टर पुतिन का स्ट्रैटेजी क्या है। मिस्टर पुतिन ने सोचा था कि बिना अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से 3-4 दिन में वो यूक्रेन को रन ओवर कर देंगे ब्लिट्जक्रिग के माध्यम से। टैंक्स आएंगे, रशियन टैंक्स आएंगे। रशिया ने 2840 टैंक डिप्लॉय किया है, तो वो रन ओवर कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? रशिया को महसूस हुआ कि उसने एयर डिफेंस कवर और एयर सुपीरियरिटी पूरी तरह से हासिल कर लिया है। एयर डिफेंस कवर पूरी तरह से यूक्रेन का बर्बाद नहीं किया उसने, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि 31 हेलीकॉप्टर, 30 फाइटर जेट रूस के बर्बाद कर दिए यूक्रेन ने। तो यदि एडी कवर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तो ये कौन सा वेपन सिस्टम है जो इन फाइटर जेट को और हेलीकॉप्टर को गिरा रहा है? इसका मतलब एडी कवर उनके पास, एडी शक्ति, एयर डिफेंस शक्ति अभी भी है। दूसरा, टैंक्स को जिस स्पीड से आप देखिए, डे 2 पे, मैं टीवी पे हर एक दिन आ रहा हूँ, डे 2 पे कहा गया था कि रशियन टैंक्स 10 किलोमीटर दूर हैं। फिर BBC ने कहा डे 2 के शाम को कि 30 किलोमीटर दूर हैं। एक टैंक की स्पीड होती है 65 किलोमीटर्स पर आवर, प्रति घंटा। ये तो पीस टाइम का है स्पीड। बैटल जोन में, लड़ाई के क्षेत्र में मान के लिए 4 से 5 किलोमीटर 1 घंटा में, मैं 2 किलोमीटर मान के चलता हूँ। मैं तो आधा का आधा कर दिया, तो 2 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर, 15 घंटा, मतलब 3 तारीख के शाम तक तो विजयश्री मिल जाना चाहिए था रूस को। ऐसा हुआ नहीं। आज तो 11वां दिन है। एक और बिंदु, मिस्टर जेलेंस्की जानते हैं कि मिलिट्री के कंधे से वो बहुत चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सिविलियंस को उकसाना शुरू कर दिया। आप देखे होंगे, वीडियो आ रहा है कि टैंक के सामने सिविलियन खड़ा है, एक उसको हटाया जा रहा है। टैंक के सामने 40-50 यूक्रेनियंस खड़े हैं। तो टैंक्स को क्रश तो नहीं कर सकता रशियन टैंक्स, मतलब सिविलियंस को, नहीं तो HR इश्यू हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स इश्यू हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। फिर रूस की छवि खराब होगी कि आप तो बर्बरता में विश्वास करते हो, आपको तो मानवता का कुछ है ही नहीं, तो टैंक रुक जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, सिविल रेजिस्टेंस, ये कारण है कि डिले हो रहा है। तो यदि मेरा अपना विश्वास है कि मिस्टर जेलेंस्की यदि हार भी गए तो रेजिस्टेंस, सिविलियन रेजिस्टेंस चलता रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक कोई प्रो रशियन प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट न बना दिया जाए और वो बोले शांति, अब आप अपने घर में रहो, अपना फ्लैट जो रिपेयर करो, ये सब करो, और पूरा वातावरण शांत हो यूक्रेन में। ऐसा होता है तो ठीक रहेगा। और नहीं हुआ, यदि प्रेसिडेंट जेलेंस्की भड़काते रहे, तब तो सिविल रेजिस्टेंस होगा, फिर गुरिल्ला वॉरफेयर होगा। ये तो फाइटिंग बिल्टअप एरिया तो मिलिट्री में सबसे कॉम्प्लेक्स बैटल कहा जाता है, क्योंकि हर एक फ्लैट खतरा है, हर एक पेड़ खतरा है, हर एक टॉयलेट खतरा है, हर एक बस खतरा है, हर एक टैक्सी खतरा है। तो आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि ये खतरा जो है, ये कारण है कि 11 दिन क्यों लग रहा है। जहाँ देखुतिले जे यूक्रेन निज देश भितरे 13टी बायोलॉजिकली वारफेयर चलाइथिला रूसिया विपक्ष एवं विश्व विपक्ष अमेरिका नाटो प्रोत्साहन रे केते भयंकर थिले जेलेंस्की, जहाँ कहूतिले मेजर जनरल SP सिन्हा, एवं आगामी दिन में युद्ध आहुरी तीव्र हेबो, कारण एपर्यंत गरिला वारफेयर आरंभ होइनी। तेबे सतरे यूक्रेन भविष्य बड़ भयंकर हो पड़ो। नुआदिल्ली कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पतिंग रिपोर्ट, नंदी घोष टीवी।